हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। इस वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करके हम फॉर्मूलाज कैसे डिराइव कर सकते हैं वो देखेंगे। बट बिफोर दैट आपको ये ज़रूर जानना ज़रूरी है दैट हर एक फॉर्मूला किसी ना किसी टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। द फॉर्मूला राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल्स टू mv² r। यहाँ पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है: मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब जब ये डिपेंड कर रहा है मास पे, ये रेस टू पावर 1 डिपेंड कर रहा है। फॉर वेलोसिटी इट इज रेस टू 2, फॉर रेडियस इट इज रेस टू 1। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। इफ आई से t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g। सो ये जो टाइम पीरियड है ये अब वापस से दो टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ और एक ग्रेविटी पे। अब ये बोलना गलत है, ये डिपेंड कर रहा है रूट ऑफ लेंथ एंड रूट ऑफ ग्रेविटी पे। अगर मैं इस रूट को ऐसे लिखूं रेस टू हाफ, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे L रेस टू हाफ डिपेंड कर रहा है और G पे भी हाफ डिपेंड कर रहा है। बट अगर मैं इस हाफ को वापस से दोनों को दे दूं तो G रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा। ये दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो अब डायमेंशन एनालिसिस हमें कैसे हेल्प करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको ये तो पता चल गया दैट हर एक फॉर्मूला में कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं, राइट? फोर्स मास पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, टाइम पे डिपेंड कर सकता है। जैसे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो स्पीड किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस और टाइम पर। तो अगर आपको ये आइडिया क्लियर है तो ही आपको ये वाला तरीका समझेगा यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। अब करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको डिमेंशंस के बारे में ही कुछ नहीं मालूम एंड व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला, सो मैं इसी के रिलेटेड दो वीडियोस ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ जहां पे मैंने बेसिक्स डिस्कस किए हैं डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला के रिलेटेड और क्या यूजेस होते हैं डायमेंशन एनालिसिस के। आप वो वीडियो को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि जनरली हर एक रेफरेंस बुक में मेंशन होता ही है। क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको याद हो, ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था अभी अभी, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g। अगर आप गौर से देखो, हमें यही वाला फॉर्मूला अब डिराइव करना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। आई रिपीट, हमें यही वाला फॉर्मूला डिराइव करना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। बट क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़ो तो उसमें लिखा है जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब पे। अब यहां पे लिखा हुआ है मास ऑफ द बॉब, बट कैन यू फाइंड एनी मास टर्म इन द फॉर्मूला? नो, यू कैन नॉट। हाँ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिख रहा है, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिख रहा है, और वहां पे कहीं से कहीं क्वेश्चन में ये डिस्कस नहीं किया कि जो टाइम पीरियड है उसमें 2 पाई भी है। तो मैं आपको ना पहले बता दूं, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, वो चीज का ख्याल रखना आपको कोई ना कोई टर्म किसी ना किसी टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ के स्टेप नंबर 1 करते हैं। स्टेप नंबर 1, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं मालूम वो कैसे डिपेंड कर रहा है, बट मुझे ये जरूर मालूम है वो इन तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं बोलूंगा टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m रेस टू a, l रेस टू b एंड g रेस टू c। अब कोई बोल सकता है कि सर a b c ना लिख के अगर x y z लिख दे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। स्टेप नंबर 2, आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कांस्टेंट लिखना है और हर एक टर्म को इस तरीके से डब्बे में पैक कर देना है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, ये चीज मैं आपको शॉर्टली बता दूंगा करना क्या है। आपको ये डब्बों में मैंने पैक कर दिया। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास t है, राइट, विच इज टाइम। सो कैन आई से इसके पास सिर्फ अगर टाइम है, विच मीन्स दो और डिमेंशन गायब है, विच इज m में 0, l में 0, t में 1, एंड मैंने डब्बा क्लोज कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर के t रेस टू 1 को बस इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब k को आप हटा दो बिकॉज k वैसे भी आपको पता नहीं है। अब ये है आपका मास, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मास तो ऑलरेडी m में 1 ही है, लेकिन मैं लिखूंगा m रेस टू x। अब सोचो क्यों? बिकॉज मास रेस टू 1 था, राइट। अब 1 इंटू एक्स क्या हो गया? x हो गया। अब वापस से यहाँ पे लेंथ है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ l रेस टू y, और यहाँ पर g है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होता है l में 1, t में -2। तो अगर मैं लिखूँ l में 1, तो l में 1 नहीं लिखूंगा, l में z लिखूंगा और t में -2z लिखूंगा। ये क्लियर हुआ? ओके, स्टेप नंबर 3 कि आपको राइट हैंड साइड पे जितने भी मास के टर्म्स है, लेंथ के टर्म्स है और टाइम के टर्म्स है, उनको साथ ले लेना है। तो अगर आप नोटिस करो, मास का सिर्फ एक टर्म है यहाँ पे, विच इज m रेस टू x।
क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मास का सिर्फ एक टर्म दिखा? यस सर। तो क्या आप अब इससे ऐसा कुछ कर सकते हो? देखो ध्यान से, तो मैं लिख दूंगा m में x, ठीक है, बिकॉज मास का एक ही टर्म है। अब अगर आप l देखो तो l में आपको दिखा यहाँ पे दो टर्म्स है l के, एक l में y है और l रेस टू z है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ l रेस टू y प्लस z, और बिकॉज t में वापस से एक टर्म है तो मैंने लिख दिया t में माइनस 2z, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो वापस से m में 0, l में 0 और t में 1 था ही। अब अगर आप बेसिक लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करो तो आप सभी बेसिस को और पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। अब यहाँ पे m में रेस टू x है, यहाँ पे m में रेस टू 0 है, विच मीन्स x का वैल्यू आ गया 0, y प्लस z का वैल्यू आया 0। देखो ध्यान से, y प्लस z इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से z माइनस 2z इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो कितनों को समझा? z का वैल्यू माइनस हाफ आ गया, ओके, z का वैल्यू आ गया। अगर आप फर्दर सॉल्व करो z को और यहाँ पे, तो y z का वैल्यू माइनस हाफ लिख दिया इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली बात है y का वैल्यू क्या आ गया? हाफ आ गया, और x का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 पता चल ही गया था। अब आपको करना ये है कि जो आपने ऊपर की तरफ लिखा था ये टर्म, राइट, ये कुछ, इसमें x, y और z की वापस से वैल्यूज डाल दो। अब आप देखना क्या होगा, t इज प्रोपोर्शनल टू m रेस टू x, x क्या था? 0, ओके, l रेस टू y, y क्या है? हाफ, और z रेस टू सॉरी g रेस टू z, और g क्या है? माइनस हाफ। अब अगर आप इसे रीअरेंज करो तो t इज इक्वल्स टू k, जो कि कांस्टेंट है, m में 0 का मतलब होता है m रेस टू 0 का मतलब देयर इज नो टर्म, राइट। मतलब क्या कि ये जो टाइम पीरियड है ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक्चुअल फॉर्मूला में बता ही दिया था कि मास पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला ने भी बता दिया कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप कुछ भी लिखोगे आपको आंसर नहीं आएगा। m रेस टू 0 का मतलब ही क्या है? दैट टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, तो आप m को हटा दो। अब आपको l में क्या मिला? यू गॉट l रेस टू हाफ एंड g रेस टू माइनस हाफ। तो अगर g रेस टू माइनस हाफ को अगर मैं नीचे ले आऊँ और इसे अगर मैं कुछ इस तरीके से रीअरेंज कर दूँ, तो क्या सभी को समझेगा दैट ये वही वाला फॉर्मूला डिराइव किया जो मैंने स्टार्ट में वीडियो स्टार्ट करते वक्त ये डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि जो कांस्टेंट था, बहुत से बच्चों को मालूम है ये कांस्टेंट का वैल्यू 2π है, राइट। डायमेंशन एनालिसिस का यहाँ पे ये ड्रॉबैक है कि आप कांस्टेंट वैल्यूज को फिगर आउट नहीं कर सकते कि क्या है, बट आप हाँ ये जरूर पता लगा सकते हो कि कौन सा टर्म किस टर्म पे कैसे डिपेंड कर रहा है। व्हेन आई से कैसे डिपेंड कर रहा है मतलब कितने रेस टू पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर आपको पहला वाला सम समझा तो ये भी जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f ऑफ मास m फ्रॉम अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k रिलेशन इज गिवन एज दिस। ओके, ये रिलेशन दिया हुआ है, इसी को यूज करना है हमें। वे c इज डायमेंशनलेस, वैल्यू ऑफ x एंड y इज, कम ऑन, बहुत इजी है। स्टेप नंबर 1 उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। f इज इक्वल्स, थोड़ा पेस बढ़ा देंगे, c m रेस टू x k रेस टू y, ठीक है। c डायमेंशनलेस है मतलब c एक कांस्टेंट है, उसको हटा ही दो। अब फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो है m में 0, l में 0 एंड t में -1। ओके, c आपने हटा दिया, दिस इज m इज मास, तो m रेस टू x एंड k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला f इज इक्वल्स टू kx, ये स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला है। तो वे f इज फोर्स एंड x इज डिस्प्लेसमेंट, तो k क्या आ जाएगा? f अपॉन x। अब f आपको मालूम है, f का डायमेंशन होता है m में 1, l में 1 एंड t में -2, ओके, एंड x वापस से क्या है? l में 1, तो l में 1 एंड l में 1 कैंसिल हो जाएगा। तो k का डायमेंशन फाइनली क्या मिला आपको? m में 1, l में 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ना यहाँ पे l में 0 हो गया और t में -2। बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऊपर y चढ़ा हुआ था यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? y एंड यहाँ पे -2y। ओके, लेट्स ब्रिंग ऑल द टर्म्स टुगेदर। तो यहाँ पे m आ जाएगा x प्लस y, राइट, और यहाँ पे t ऑलरेडी था -2y। ओके, तो अगर मैं यहाँ से इक्वेट करूँ m में 0, l में 0, t में -1, सो m का पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x प्लस वाई है, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, सो सॉरी, एंड यहाँ पे -2y -1 है, तो -2y इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y कितना आ गया? हाफ। इफ y हाफ आ गया, अब सब्स्टिट्यूट करो तो x की वैल्यू ऑब्वियसली बात है -हाफ आ जाएगी, ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। सो फाइनली उन्होंने क्या बोला था? हाँ, फाइंड x एंड y, सो आपका आंसर आ गया, योर x इज -हाफ एंड योर y इज हाफ। यहाँ पे सिर्फ x और y की वैल्यू बोली थी, उन्होंने सब्स्टिट्यूट करने नहीं बोला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है what are the dimensions of resistivity? Okay, what are the dimensions of resistivity in terms of m, l and t, मतलब mass, length and time, and q,
एंड क्यू वे क्यू स्टैंड्स फॉर द डायमेंशंस ऑफ चार्ज। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या है। सो रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। ओके, सो कैन आई से रेजिस्टिविटी को क्या लिखा जा सकता है, आर ए अपॉन एल। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब रेजिस्टेंस का अपने आप में है ना यूनिट होता है ओम, लेकिन आप उसको डायमेंशन में लिखने से अच्छा आप लिख सकते हो आर को लिख सकते वी अपॉन आई एंड यहाँ पे ए इंटू एल। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए, अब इसको ना v और i के में मैं डायमेंशन लिख देता हूँ। v को लिखा जा सकता है वर्क अपॉन चार्ज एंड i को लिखा जा सकता है q अपॉन टी। ओके, हम उसके टर्म्स में लिख देते हैं। तो v की जगह मैंने क्या लिख दिया, चलिए a और l तो एज इट इज है। v की जगह लिख दिया मैंने w अपॉन q, अपॉन i की जगह क्या लिख दिया q अपॉन t। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये t चला जाएगा ऊपर, q यहाँ पे आ जाएगा, तो फाइनल आपको आंसर क्या मिला, w इंटू टी अपॉन क्यू स्क्वायर एंड एरिया एंड लेंथ। आई होप ये क्लियर हुआ। तो फाइनली आपको रेजिस्टिविटी कुछ इस तरीके से मिला। अब इन सबको मुझे डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए क्या करेंगे, अगर मैं डायमेंशंस ऑफ वर्क लिखना चाहूँ तो वर्क का डायमेंशन होता है m में 1, l में 2, t में -2। टाइम का डायमेंशन ऑलरेडी t में रेज टू 1 अपॉन चार्ज का डायमेंशन उन्होंने चार्ज में ही लेने बोला था तो मैंने क्यू स्क्वायर ही ले लिया, उसमें चेंज करने उन्होंने नहीं बोला है। एंड एरिया को मैं लिख सकता हूँ एल में स्क्वायर, लेंथ में मैं लिख सकता हूँ एल। अगर मैं सारी चीज़ें कैंसिल करूँ तो यहाँ पे एल से ये एल कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है आपके पास m में 1, ये l रेज टू 2 है, ये l रेज टू 1 था तो ये l रेज टू 3, ये t में -2 और 1 था तो ये क्या हो गया t में -1 अपॉन q रेज टू स्क्वायर। तो अगर मैं q स्क्वायर को भी ऊपर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा q में -2 एंड दिस इज योर फाइनल डायमेंशंस फॉर रेजिस्टिविटी। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास विल बी। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वापस रीड करते हैं। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास विल बी। तो ये बोल रहा है इनडायरेक्टली कि भाई जो मास है वो 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे कुछ तो टाइम्स, वेलोसिटी पे कुछ तो टाइम्स एंड टाइम पे कुछ तो टाइम्स, राइट। ये समझा। अरे यार वापस से पढ़ो, क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स नहीं लिया इन्होंने फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स लिया है। तब बताओ मास के डायमेंशंस क्या होंगे। ये खाली एक ट्रैप है, इवेंचुअली आपको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को वापस से MLT, मास, लेंथ और टाइम में तोड़ना ही पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2, m इज इक्वल्स टू k, यहाँ पे क्या आ जाएगा f रेज टू x, यहाँ पे आ जाएगा v रेज टू y और यहाँ पे आ जाएगा t रेज टू z। चलिए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा m में 1, l में 0, t में 0, बिकॉज यहाँ पे कुछ था ही नहीं, k को हटा दो। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m में 1, l में 1, t में -1, नहीं सॉरी, m में 1, l में 1, t में -2। तो m रेज टू x, l रेज टू x, t रेज टू -2x। आई होप ये समझा सबको। वेलोसिटी इज L1, l में 1, t में -1, सो इट इज l रेज टू y, t रेज टू y एंड देन t रेज टू z। आई होप ये क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट अब सब m के टर्म्स को साथ ले आओ। तो यहाँ पे तो m का सिर्फ एक ही टर्म है तो m रेज टू x। ओके, l के टर्म्स को साथ ले आते हैं, l रेज टू x, l रेज टू y, तो ये कितना हो जाएगा l रेज टू x प्लस y एंड लास्ट का जो टर्म है t, तो t तो भाई साहब, तो t में क्या आएगा -2x फिर -y और प्लस z। ओके, चलिए अब यहाँ पे m में 1, l में 0, t में 0। इफ आई इक्वेट m टर्म, सो x का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0। ओके, देन l 0 एंड यहाँ पे तो x प्लस y इज कमिंग आउट टू बी 0। ओके, ये भी हमें समझ में आ गया। और विच मीन्स कि अगर x 0 है तो y को भी 0 ही होना पड़ेगा, तो यहाँ से y भी 0 आ ही गया। चलिए ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, -2x माइनस y प्लस z इज इक्वल्स टू t का टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे, t का, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ की, मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की, एक सेकेंड रुकियो। x का जो टर्म है, अगर जिन्होंने देखा, x का टर्म 1 आ रहा है, आई एम सो सॉरी, x का टर्म 1 आ रहा है, x का वैल्यू मिल गया। x प्लस वाई 0 है, अगर x 1 है तो y ऑब्वियसली बात है -1 होगा। मैं ये छोटे मोटे सॉल्विंग नहीं कर रहा हूँ, अगर दो चीज़ ऐड होकर 0 हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक 1 है तो दूसरा -1 ही होगा। और लास्ट क्या है, -2x माइनस y
प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, तो -2 x का वैल्यू 1, तो ये 1 ही हो गया, माइनस ऑफ माइनस वाई, तो ये +1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो ये -2 + 1 कितना हुआ, -1 प्लस जेड इज 0 एंड जेड का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1। अब उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ m, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो m आ गया इज इक्वल्स टू k विच इज अ कांस्टेंट। अब किसके उस पर डिपेंड कर रहा था, तो मैंने बोला f⁻1 देन v⁻−1 बराबर एंड t⁻1। अगर आप इसे रीअरेंज करो, कांस्टेंट को हटा दो, तो ये आ जाएगा ft/v। आई होप ये सबको समझा। सो ये है डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब उन्होंने बोला है प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट g आर द 3 फंडामेंटल कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, तो ये है तगड़ा सवाल। अब इसमें करना ये आपको पहले h, g और c तीनों के डायमेंशंस अलग अलग निकालने पड़ेंगे आप लोग को, और उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। और उन्होंने बोला है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो हम यही वाला सेम प्रोसेस कर लेंगे। अब इसके दो तरीके हैं, ये सब क्वेश्चंस जेईई नीट के हैं, पास्ट ईयर के। तो एक तरीका ये है कि भाई आपको मालूम है लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l में 1 होता है, राइट। तो आप हर एक फॉर्मूला को चेक कर लो कि भाई किसका डायमेंशन लेंथ में 1 आ रहा है, सिर्फ कट पिट के, वो की बहुत बड़ा तरीका, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट वही डायमेंशन फॉर्मूला वाला तरीका लगाओ, बट उसके लिए आपको पहले h का डायमेंशन पता होना जरूरी है कि h का डायमेंशन क्या है। तो चलो मैं राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। E इज इक्वल्स टू HF करके एक फॉर्मूला है जो आपको देखने मिलेगा इन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो एनर्जी H एंड F, तो अगर मैं E इज इक्वल्स टू H इंटू F को मैं T 1/T लिख सकता हूँ। अगर मैं T को यहाँ भेज दूँ तो H का जो यूनिट है वो आ जाएगा एनर्जी इंटू टाइम। अब एनर्जी मुझे मालूम है m में 1, l में 2, t में -2 एंड बाजू में t था, तो h का फाइनल डायमेंशन क्या आ जाएगा, m में 1, l में 2, t में -1। ओके, ये h का डायमेंशन आ गया। अब लिख के रख देते इससे, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। सो h का डायमेंशन क्या आ गया, m में 1, l में 2, t में -1। अब स्पीड ऑफ लाइट का तो डायमेंशन पता ही हमें, लाइट स्पीड है तो l में 1, t में -1। अब g का डायमेंशन निकालना जरूरी है, तो f इज इक्वल्स टू g m1m2/d²। ये बचपन में पढ़ा हुआ था फॉर्मूला ग्रेविटेशन फोर्स में, ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो g का फॉर्मूला आ जाएगा fd²/m1m2। अब समझिए फोर्स का तो डायमेंशन क्या था, m में 1, l में 1, t में -2, राइट। d² है मतलब l⁻²। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा गैप, l⁻²। और नीचे क्या था, kg मतलब m⁻²। तो g का डायमेंशन आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, m में -1, l में 1 एंड t⁻0। एक सेकेंड, ये क्या टाइम पास कर दिया मैंने, भयंकर गलती की। एक सेकेंड, क्या हुआ, 2 ऊपर गया तो क्या हो गया, m में -1। हाँ, ये l में 1 है, ये l में 2 है, तो l⁻3 और t में -2 एज इट इज है। तो चलो g का डायमेंशन क्या आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज m⁻1, l⁻3 एंड t⁻2 बराबर किया fd m1 l1 t-2 d का स्क्वायर मतलब लेंथ में 2, m में 2, m-1, l में 3 और t। यस करेक्ट। तो चलो अब अगर आपको ये डायमेंशंस पता चल गए, अब कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम अगर डायमेंशन निकालने में लग गए, तो बेटा ये इसीलिए डायमेंशंस याद होने चाहिए आपको, बहुत सारे टर्म्स के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो। चलिए शुरू करते हैं। अब बाय डेफिनेशन लेंथ 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अच्छा, एक मुझको बच्चे ये भी बोलते हैं कि h⁻a ले लिया, c⁻b ले लिया एंड कैपिटल G⁻c ले लिया। बच्चा ये पूछता है सर अगर व्हाट इफ मैंने ऐसा कुछ ले लिया, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू c⁻a देन h⁻b एंड G⁻c, तब आंसर गलत आएगा क्या, नहीं, कुछ गलत नहीं आएगा। आप किसी भी ऑर्डर में किसी भी टर्म को ले सकते हो, a b c की वैल्यू अकॉर्डिंगली ही आएगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ में 1 है मतलब m में 0, l में 1 एंड t में 0। कांस्टेंट का वैल्यू लिख ही नहीं रहा हूं। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन मुझे पता चल गया था क्या है, m में 1, l में 2, t में -2। तो मैं लिखूंगा m⁻a देन l⁻2a देन t⁻c। ओके, अब इसका c का डायमेंशन क्या था, l में 1, तो l⁻b t⁻b। अब ये बाकी के टर्म्स हटा देते हैं हम, और ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जी। यहाँ पे ये मैंने कॉपी कर लिया, ये g का डायमेंशन
और जी के डायमेंशन में सब जगह क्या लिखना है, सी लिखना है। तो ये सी आ गया, ये सी आ गया, ये सी आ गया। चलिए अब एम के टर्म्स साथ में ले लेते हैं। तो एम यहाँ पर आ रहा है एम ए माइनस सी, ये देखो ना यहाँ पे एम रेज टू ए, एम रेज टू माइनस सी बराबर। तो ये एक टर्म आ गया एल रेज टू 2a प्लस बी और यहाँ पे प्लस 3c। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा टी रेज टू माइनस, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, माइनस सी, यहाँ पे ए लिखना चाहिए था। ओके, माइनस ए फिर माइनस बी माइनस 2c। ओके, और यहाँ पे आ रहा है एम में 0, एल में 1, टी में 0। बहुत ज़्यादा ही बड़ा कैलकुलेशन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a माइनस सी इज इक्वल टू 0। ओके फेयर। तो यहाँ से a और c का वैल्यू बराबर आ गया। तो जैसे मुझे a मिल जाएगा c भी मिल ही गया। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेकेंड वाले में 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल्स टू 1। अब चलो यहाँ से कोई भी एक टर्म एलिमिनेट कर दो। तो a की जगह अगर c लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा 2c प्लस b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 1। तो ये 5c प्लस b इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से एक इक्वेशन और आ गया। अब अगर मैं लास्ट इक्वेशन देखूँ तो लास्ट इक्वेशन आ रहा है माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। अब ऑब्वियसली बात है a और c अगर सेम है तो यहाँ पे c के टर्म्स में लिया था, तो यहाँ पे भी c के टर्म्स में ले लो। तो a की जगह मैंने लिख दिया c, तो माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस 3c इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये दोनों इक्वेशंस को जो मैंने हाईलाइट किया अभी, कौन से वाले, ये और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। राइट, अब ऐड करने से फायदा क्या होगा, b एलिमिनेट हो जाएगा। तो b जैसे ही एलिमिनेट हुआ तो आपके पास बचा 5c माइनस 3c विच इज 2c इज इक्वल्स टू 1। c का वैल्यू आ गया हाफ। अगर c का वैल्यू हाफ आ गया, a का वैल्यू तुरंत बता दो मुझे, बताओ। c का वैल्यू हाफ आ गया तो a का वैल्यू भी हाफ आ गया। अरे हाँ ना, दोनों इक्वल थे ना, ये देखो इक्वल थे दोनों। तो a का वैल्यू हाफ आ गया। अब a का वैल्यू हाफ आया तो c का कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ कि b आ जाए, ठीक है कहीं पे भी कर दो। ये चलो ये वाला कर लेते। तो माइनस बी माइनस 3c इज इक्वल टू 0। तो आपको b क्या मिल गया माइनस 3c, तो माइनस 3/2। तो b आपको मिल रहा है माइनस 3/2। चलो ये बड़ा टास्क है। तो a मिला हाफ, c मिला हाफ। अब हाफ और हाफ का मतलब क्या होता है समझो, यहीं पे सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूँ मैं। ये मिला आपको हाफ a का वैल्यू, फिर c का वैल्यू भी मिला हाफ, राइट, और b का वैल्यू मिला माइनस 3/2। अब लगाओ दिमाग, अगर h रेज टू हाफ मिला मतलब वो रूट में, g रेज टू हाफ मिला वो भी रूट में, और वो दोनों साथ में, मतलब एक बात तो पक्का है दोनों न्यूमरेटर में, राइट। तो ऑप्शन डी तो है ही नहीं। तो h और g साथ में, भाई क्या मस्त ऑप्शन है। और जो c है वो c माइनस 3/2 है, लेकिन नीचे अगर वे इसको c को नीचे ले आओ तो c नीचे आके प्लस 3/2 हो जाएगा, विच मीन्स ऑप्शन ए है, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। चलिए, I guess last question for this video. The position of a body with acceleration a is given by x is equals to k, a raised to m, t raised to n, where t is time. The values of m and n are. भाई ये बहुत सिंपल है, मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो तो ही मुझे समझेगा कि ये फ्रूटफुल रहा कि नहीं रहा वीडियो। मैं स्टेप कर देता हूँ। पहला वाला x पोजिशन है, ये एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो पोजिशन है मतलब x इज इक्वल्स टू k, a रेज टू m, t रेज टू n। चलो x है मतलब l में 1, पहले m लिख देते हैं, m में 0, l में 1, t में 0, देन यू राइट k एज इट इज। एक्सेलरेशन इज l में 1, t में -2, सो l में 1 m, t में -2m, एंड टाइम इज अगेन 1। तो चलो कम ऑन यार, इक्वेट करो, m एंड n की वैल्यू दो मुझे कमेंट सेक्शन में, और मुझे पता चलेगा कि आपको ये पार्ट वीडियो समझा है या नहीं। अगर आपने अभी पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैंने तीनों पार्ट्स को इंडिपेंडेंट रखा है। ये जिसको सिर्फ इस वाले टॉपिक में डाउट है वो ये बिल्कुल देख सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के लिए जहां पे आपके एक टॉपिक, 1 टॉपिक एट अ टाइम अगर क्लियर हो जाए, ऐसे चाहिए अगर टॉपिक, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आई विल प्रिपेयर मोर ऑफ दिस। थैंक यू सो मच।